तो फ्रेंड्स, वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे इसकी कुछ ब्रांचेस और कुछ डेफिनेशंस की। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, कितनी इसकी ब्रांचेस हैं और क्या इसकी डेफिनेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ साक्षी एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा था कि सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक लैटिन वर्ड है सोशियस और दूसरा ग्रीक वर्ड है लोगस। तो सेम वैसे ही एंथ्रोपोलॉजी भी दो शब्दों से, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एंथ्रस जिसका मीनिंग है ह्यूमन यानी कि मानव, और दूसरा लोगस जिसका मतलब है स्टडी या साइंस। तो इसको हम कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस, यानी कि मानव के वैज्ञानिक अध्ययन को हम एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र या मानव विज्ञान कह सकते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी कैन बी कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। अब इसमें किन किन चीज़ों की स्टडी इंक्लूडेड होती है? तो इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ मैन एज अ मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम एंड हिज बिहेवियर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी कि ये क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग को एज अ मेंबर ऑफ, उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख कर कहा जाता है कि एज अ मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम, कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एनिमल किंगडम से। और जब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात होती है, यानी कि उसके माइंड की, उसके थिंकिंग की, उसके बिहेवियर की बात होती है, तो ये क्या कहते हैं कि एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि ह्यूमन बीइंग को दोनों तरह से कंसिडर किया जाता है। पहला एज अ मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम, दूसरा एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब और किन किन चीज़ों से कंसर्न होती है ये स्टडी? ऑल्सो कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एंड कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन कल्चर्स पास्ट टू स्टडी हाउ ह्यूमन ग्रुप्स लाइव्ड 100 or 1000 years ago, what makes our biological bodies and genetics as well as diet and health and also bones. कंसिडर ह्यूमन विद अदर एनिमल्स, यानी कि इसमें ह्यूमन बीइंग की A to Z स्टडी की जाती है। जैसे कि सोशियोलॉजी में सोसाइटी के बारे में सारी स्टडी होती है कि सोसाइटी कैसे बनती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं सोशियोलॉजी में, डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। और अगर लोगों के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, लोगों के कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं लोगों के बीच में, तो वो सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। और अगर सोसाइटी में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो लोगों को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। सेम वैसे ही हम एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि जो लोग थे उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से वो इवॉल्व हुए, कहाँ से वो आए, कहाँ से सोसाइटी फॉर्म होनी शुरू हुई, कहाँ से लोगों के बीच में कल्चर वगैरह ये सारी चीज़ें आई। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस भी पढ़ते हैं। और ये क्या क्या चीज़ों की स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग हैं ये कितने सालों से हैं, कब इवॉल्व हुए, कब इनका ओरिजिन हुआ, और जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे, पूर्वज होते थे, वो कितने सालों तक जीते थे, है ना। उनकी बोन्स वगैरह की स्टडी, यानी कि बायोलॉजिकल स्टडीज़ भी ह्यूमन बीइंग की इसमें इंक्लूडेड है। कि उनकी, जैसे कहने के लिए कहा जाता है कि पहले के जो लोग होते थे उनकी हड्डियाँ बड़ी मजबूत होती थी, वो बहुत लंबे हुआ करते थे, उनकी हाइट बहुत होती थी, पर आज वैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चल रही हैं? इन्हीं सारी स्टडीज़ की वजह से। कंसीडर ह्यूमंस विद अदर एनिमल्स, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को एज एन एनिमल भी स्टडी किया गया है। फिर आते हैं द वेज पीपल मीट देयर कॉमन नीड्स लाइक फूड, वाटर एट्सेट्रा। यानी कि लोग उस टाइम में, पहले के जो लोग हुआ करते थे, वो अपनी जो डेली नीड्स होती थी, यानी कि खाना, रहना, पहनना, ये सारी चीज़ों, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था वो कैसे करते थे। जैसे पहले कच्चा मांस खाया करते थे, फिर जब आग का आविष्कार हुआ तो उन्होंने मांस को पका कर खाना शुरू किया। ठीक, तब दो लोग डिवाइड हो गए, दो ग्रुप हो गया। एक था जिन्हें कच्चा ही खाना पसंद था, एक ग्रुप ऐसा था जो पका के खाना पसंद करता था, है ना। तो ऐसे डिफरेंसेस आते गए और सोसाइटी बनती गई। ऑल्सो ट्राई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ पीपल इंटरैक्ट, द डिफरेंट वेज पीपल ड्रेस एंड कम्युनिकेट इन डिफरेंट सोसाइटीज़ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टडी। यानी कि कैसे लोगों ने एक दूसरे से इंटरैक्ट करना शुरू किया। अब बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि दो लोग हैं, अब एक पार्टी है या एक ग्रुप है जिसको कच्चा मांस खाना पसंद है, दूसरा ग्रुप है जिसको पका के खाना पसंद है ना। तो अब अगर थर्ड पर्सन उसमें इंक्लूड हो रहा है या थर्ड पर्सन किसी ग्रुप में जाने की सोच रहा है, तो अगर उस थर्ड पर्सन को कच्चा मांस खाना पसंद होगा तो वो उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करेगा जो कच्चा मांस खाते थे, है ना। और अगर उसको पका के खाना पसंद होगा तो वो उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करेगा जो पका कर खाते थे। तो कैसे उन लोगों के बीच में इंटरैक्शन स्टार्ट हुआ, क्या वो ड्रेसअप कैसे होते थे, कैसे वो बातें करते थे, कैसे वो एक दूसरे की बातों को समझते थे, इन सारी चीज़ों की स्टडी भी इसमें इंक्लूडेड है। स्टडी ऑफ ह्यूमंस, अर्ली होमिनिड्स एंड प्राइमेट्स सच एज चिंपैंजीज। चिंपैंजीज को हम लोग का एंसेस्टर कहा जाता है, हम लोग से कंपेयर किया जाता है, तो इनकी स्टडी भी इसमें हुई। ऑल्सो कॉल्ड एज द साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि एंथ्रोपोलॉजी को हम
साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी बोल सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? विद द बायोलॉजिकल फीचर दैट मेक अस ह्यूमन such as genetic makeup, nutritional history and evolution, as well as the social aspects such as language, economy, culture, norms and values, family, religion, politics। यानी कि ये सारी चीज़ें इसकी स्टडी में इंक्लूडेड हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सोसाइटी के बारे में बताया था, उसके टाइप्स बताए थे। अलग अलग सोसाइटीज़ होती थी, हंटर गैदरर्स होते थे, एग्रेरियन सोसाइटीज़ होती थी, है ना। तो इन लोग के बीच में डिफरेंसेस आने लगे थे, क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थी जो एक ही जगह पर रहकर और अपना वहीं से शिकार विकार करके और इन्वायरमेंट पर डिपेंड होकर रहा करती थी। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी जिन्होंने मूव करना सीख लिया था, उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया था कि अगर हम इस सीज़न में इस जगह पर रहते हैं तो हम ज़्यादा फसल उगा सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब इन लोग के बीच में क्या होने लगा था? एक्सचेंज सिस्टम शुरू हो गया था। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी वहीं से स्टार्ट होने लगी थी। पॉलिटिक्स, इंटर रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें यहीं से इंट्रोड्यूस होनी शुरू हो गई थी। फ्रांस बोस को फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने साइंटिफिकली एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी की थी। अब आइए कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ग्रुप ऑफ मैन एंड देयर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन। क्रोबर ने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी को हम ग्रुप ऑफ मैन की जो स्टडी है, उनके बिहेवियर की और उनके प्रोडक्शन की जो स्टडी है, उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कह सकते हैं। हर्स्कोविट्स ने कहा है एंथ्रोपोलॉजी में भी डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग का मेजरमेंट, सारी चीज़ें A to Z सारी चीज़ों का मेजरमेंट हम एंथ्रोपोलॉजी कह सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स सिंस देयर अपीयरेंस ऑन दिस अर्थ। यानी कि जब से ह्यूमन बीइंग का अपीयरेंस है इस अर्थ पर, यानी कि जब से इस अर्थ पर ह्यूमन बींग्स पाए जा रहे हैं, तब से उनका सोशल, फिजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट जो है, उसी की साइंटिफिक स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ये किसने कहा? जैकब और स्टर्न ने। एंथ्रोपोलॉजी इज डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन विच स्टडीज़ द ह्यूमन बीइंग साइंटिफिकली। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी को हम एक डिसिप्लिन कह सकते हैं जो क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बींग्स को साइंटिफिकली। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी इज सेड टू बी द साइंस ऑफ मैन इन हिज टोटलिटी। Anthropology is the scientific study of human beings, especially of their origin, development, custom and beliefs। यानी कि उनका origin कहाँ से है, development कैसे हुआ, वो society में कैसे convert हुए, customs क्या क्या हैं, क्या क्या उनके beliefs हैं, इन सारी चीज़ों की scientific study को हम anthropology कह सकते हैं। इससे पहले की डेफिनेशन कि एंथ्रोपोलॉजी इज सेड टू बी द साइंस ऑफ मैन इन हिज टोटलिटी, यानी कि ह्यूमन बीइंग की स्टडी पूरी तरह से, होल स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग की, वो कहाँ से आए, उनका ओरिजिन, उनके बिलीव्स, उनके कल्चरल डिफरेंसेस, उनका इंटरेक्शन कैसे हुआ, सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कह सकते हैं। Anthropology is the systematic study of humanity with the goal of understanding our evolutionary origins, our distinctiveness as a species, and the great diversity in our form of social existence across the world and through time। यानी कि लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उनके बीच में जो विभिन्नता है या भिन्नता है ना, उनका ओरिजिन, इन सारी चीज़ों की स्टडी, लोगों के बीच में जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है और समय के साथ जो चेंजेस आते जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी भी एंथ्रोपोलॉजी में इंक्लूडेड है और इसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इज़ नोन एज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वेरिड एस्पेक्ट्स दैट इज़ comparatively a recent endeavor। Anthropology is the most humanistic of science and the most scientific in humanities। Anthropology is the scientific study of human behavior and societies in the past and present। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा साइंस देखने को मिलेगी, है ना, बहुत ज़्यादा साइंस इंक्लूडेड इसमें आपको मिलेगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को हम शुरू से स्टडी कर रहे हैं और उसके हर एस्पेक्ट को हम स्टडी करेंगे। कैसे ओरिजिन हुई, कहाँ रहे वो, उन्होंने क्या खाया, ठीक है, बायोलॉजिकल स्टडीज़ होंगी उनकी, कि न्यूट्रिशनल स्टडीज़ होंगी उनकी, कि क्या न्यूट्रिशन मिलता था उनको, किन चीज़ों से क्या चीज़ें उन्हें फ़ायदा करती थी, क्या किन चीज़ों की वजह से वो इतने लंबे समय तक जी पाते थे, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम करेंगे। अब हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के ब्रांचेस की। तो देयर आर 4 मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी: आर्कियोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो सबसे पहला है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी कंसीडर्ड किया जाता है एज अ ब्रांच ऑफ सोशियो कल्चरल
एंथ्रोपोलॉजी। और ये किन चीज़ों की स्टडी करता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़। वो क्या एक्टिविटीज़ करते थे और जो पास्ट ह्यूमन लाइफ है उसकी स्टडी करता है। स्टडी ऑफ एंशियंट एंड रिसेंट ह्यूमन पास्ट थ्रू रिमेन्स, यानी कि जो रिमेन्स, जो बची हुई चीज़ें हैं हमारी एंसेस्टर्स की, उसके थ्रू ये पता लगाता है कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ किया करते थे, है ना, या वो किन औजारों का यूज़ किया करते थे। इन सारी चीज़ों की स्टडी जो बचे हुए जो रिमेन्स हैं उनके थ्रू ये करता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल कल्चर कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड पास्ट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़। स्टडी ऑफ एंशियंट एंड रीसेंट ह्यूमन पास्ट थ्रू रिमेन्स, यानी कि पुराने, जो बहुत पुराने हमारे एंसेस्टर्स होते थे उनके रिमेन्स की स्टडी तो करता ही है, प्रेजेंट टाइम से भी उसे कंपेयर करता है। जो प्रेजेंट कल्चर है लोगों का, जो कल्चर लोग अपना रहे हैं, उससे ये कंपेयर करके हमें बताता है। पुरानी चीज़ों की भी स्टडी करता है और जो अभी चीज़ें चल रही हैं, जो अभी ह्यूमन बींग्स यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की भी स्टडी करता है। मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स इन अफ्रीकन can be studied by archaeologists. Some archaeologists study human remains, animal, ancient plants, and some are specialized in technologies that find map etc. अब यहाँ पर भी इनकी स्टडीज़ में भी लोग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। कुछ ह्यूमन रिमेन्स की स्टडी करते हैं, है ना, जो बायो आर्कियोलॉजी में आता है। कुछ एनिमल्स की स्टडी करते हैं जो जू आर्कियोलॉजी में आता है। कुछ एंशियंट प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। कुछ क्या होता है, जो टेक्नोलॉजीज़ पुराने ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे रास्ता खोजते थे, कौन से मैप्स का यूज़ करते थे, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी थिंग्स दैट वर क्रिएटेड, यूज्ड एंड चेंज्ड बाय ह्यूमंस, यानी कि जो पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज होते थे, एंसेस्टर्स होते थे, लोग होते थे, उन्होंने किन चीज़ों की स्टडी, उन्होंने किन चीज़ों का यूज़ किया, कैसे उन्हें क्रिएट किया और कैसे वो चीज़ें चेंज होती रहीं टाइम के साथ। इन सारी चीज़ों की स्टडी हमें आर्कियोलॉजी में मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू क्लासीफाई, डिस्क्राइब एंड एनालाइज द आर्टिफैक्ट्स ही स्टडीड। डिस्क्रिप्टिव वर्कर्स, ये क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव वर्कर्स होते हैं। इन्हें सारी चीज़ें क्लासीफाई करनी पड़ती हैं, डिस्क्राइब करनी पड़ती हैं और उसका एनालिसिस इन्हें करना पड़ता है। नॉन आर्कियोलॉजिस्ट वर्कर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, फॉर एग्जाम्पल सॉइल साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट एट्सेट्रा। यानी कि इसमें जो ज़रूरी नहीं है कि केवल आर्कियोलॉजिस्ट ही ये काम करते हैं, इसमें उन्हें जो नॉन आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन लोगों की भी हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे सॉइल की स्टडी करनी है उनको, या बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, उन्हें किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए खुदाई करनी है, तो वो खुद से तो करेंगे नहीं, या करेंगे भी तो कितना करेंगे, तो उसके लिए भी उन्हें दूसरे नॉन आर्कियोलॉजिस्ट लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। वन कांट कवर द होल रेंज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि कोई एक पर्सन अकेला पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करके हमें रिजल्ट नहीं दे सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑल्सो कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ इन ह्यूमन सोसाइटीज़ लाइक अदर एरियाज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि आर्कियोलॉजी में भी हमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं कि पुराने टाइम में जो चीज़ें यूज़ होती थी और आज के टाइम में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ गए हैं, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या कोई भी चीज़ हो। फिर आता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसको हम क्या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी बोल सकते हैं। इट डील्स विद बोथ द सोशल बिहेवियर एंड बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ पीपल, या बायोलॉजी ऑफ पीपल, यानी कि ये बायोलॉजिकल बिहेवियर भी पढ़ता है कि कैसे हुआ करते थे लोग, उनकी न्यूट्रिशनल स्टडी भी करता है, न्यूट्रिशन उन्हें कहाँ से मिलता था, क्या खाते थे वो, उनकी बोन्स की स्टडी करता है, उनके बिहेवियर की स्टडी करता है ना, साथ साथ में उनके बिहेवियर की स्टडी करता है, उनके इंटरेक्शन की भी स्टडी करता है। तो इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, एक सोशल बिहेवियर भी स्टडी होता है और बायोलॉजिकल बिहेवियर भी स्टडी होता है, या बायोलॉजी ऑफ पीपल भी स्टडी की जाती है। स्टडीज़ कैन बी कैरिड आउट टू द स्केलेटल रिमेन्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द पास्ट और द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग पीपल, यानी कि जो स्केलेटल जो रिमेन्स होते हैं, जो रिमेन्स मिलते हैं, उनकी स्टडी से लेकर के जो उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी तक ये लोग करते हैं। वी कैन look at our closest relatives the primates to know how humans evolved from earlier life forms, यानी कि हमें ये चीज़ पता है कि चिंपैंजीज़ को कहा जाता है कि हम भी पहले वैसे हुआ करते थे, हमारा जो इवोल्यूशन है उनसे माना जाता है। तो कैसे, है ना, इसी बायोलॉजिकल एनालिसिस की वजह से, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की वजह से हमें पता चला कि हम वैसे हुआ करते थे, या वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, या फिर हम भी एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू पता चलती हैं। ऑल्सो मैनी डिफरेंट एरियाज टू फोकस,
पैलियो एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ द प्राइमेट्स एंड होमिनिड्स फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड्स, यानी कि जो फॉसिल रिकॉर्ड्स होते थे ये उनसे स्टडी करते थे पुराने लोगों की। Metallurgists study prosimians, monkeys and apes' skeletal body is concentrates on anatomically modern humans and aims to understand disease and other conditions these past people experiment, यानी कि मॉडर्न ह्यूमंस की भी स्टडी की जाती है ये जानने के लिए कि पुराने ज़माने में लोगों का क्या न्यूट्रिशन था, क्या खाते पीते थे और वो मोस्टली किस डिज़ीज़ की वजह से मरते थे या उन्हें मोस्टली कौन सा डिज़ीज़ हुआ करता था। इन सारी चीज़ों की स्टडी भी इसमें इंक्लूडेड होती है। और इसके भी जैसे आर्कियोलॉजी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वैसे ही बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ा जाता है। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडी द मोर रिसेंट डिजीज़ विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल बायोलॉजी एंड असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस, यानी कि फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस करते हैं। फिर आता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन सोसाइटीज़, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट्स। अब इसमें मोस्टली किन चीज़ों की स्टडी होती है? उनके कल्चर्स की, जो सोसाइटीज़ वो फॉर्म करते थे उन सोसाइटीज़ की, और जो डेवलपमेंट्स उन सोसाइटीज़ में हुए थे, इन सारी चीज़ों की स्टडी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में होती है। स्टडीज़ कल्चरल वेरिएशंस अमंग ह्यूमंस, यानी कि लोगों के बीच में जो सांस्कृतिक भिन्नता थी उस चीज़ को ये स्टडी करता है। स्टडीज़ ह्यूमन कल्चर्स, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़, आइडियाज़, इकोनॉमीज़ एट्सेट्रा, यानी कि उस टाइम में क्या इकोनॉमिक सिस्टम था, क्या लोगों के बिलीव्स थे, क्या कल्चर लोग मानते थे, इन सारी चीज़ों की स्टडी ये करते हैं। इज़ इन कॉन्ट्रैक्ट टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर आर बेस्ड अपॉन अ मेथोडोलॉजी ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसमें जो डेटा कलेक्शन होता है या इसमें जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। यानी कि दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी हमें जो कहीं से मिलता है, यानी कि मैं आपको जो दे रही हूँ मैंने कहीं से पढ़ा है, मैंने कहीं से जाना है, तब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और प्राइमरी जो हम डायरेक्टली जाकर स्टडी करते हैं, यानी कि जिसमें फील्ड वर्क इंक्लूडेड होता है कि हम जाते हैं, उन लोगों के बीच में रहते हैं और उन लोगों की स्टडी करते हैं, फिर हम कोई डेटा या कोई भी रिज़ल्ट देते हैं। तो इसमें जो मेन प्रोसेस होता है वो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। इट हैज़ ऑल्सो मैनी ब्रांचेस लाइक इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन, एथनो आर्कियोलॉजी एट्सेट्रा, ऑल्सो नोन एज सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि इसको सिर्फ कल्चरल नहीं हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। और इसकी भी जैसे कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की थी, आर्कियोलॉजी की थी, वैसे ही इसकी भी अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग एरियाज़ की स्टडी करने के लिए। यानी कि तब के लोगों के बीच में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था उसकी स्टडी एक अलग एरिया करेगा, वो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में आता है। एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करेगा कि उस टाइम का जो पॉलिटिक्स था वो कैसा था। साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी उस टाइम के एनवायरनमेंट की स्टडी करेगा, है ना। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन, कैसा क्या रिलीजन था, किस धर्म को लोग उस टाइम मानते थे, उन सब चीज़ों की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में होगी। अब इसकी लास्ट ब्रांच आती है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, स्टडीज़ द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज अमंग द डिफरेंट कल्चर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में लोगों के बीच में जो उनकी भाषा में भिन्नता थी उसकी स्टडी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी करता है। डील्स विद द लैंग्वेज, यानी कि भाषा के साथ, इट डील्स विद द लैंग्वेज ऑफ पीपल यूज्ड एट दैट टाइम। कंसर्न विद द लैंग्वेज ऑफ ऑल पीपल past and present, considered as a chief vehicle through which people transmit their culture from generation to generation, यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो पास्ट और प्रेजेंट की लैंग्वेजेस हैं ये भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को बताते हैं। और क्या कहा जाता है कि उस टाइम का जो चीफ व्हीकल था, जो मेन चीज़ थी जिसकी वजह से लोग एक दूसरे की बातें समझ पाते थे, जनरेशन से जनरेशन में लोग एक दूसरे जो कल्चर का ट्रांसमिशन हो रहा था वो किन वजह से हो रहा था, लैंग्वेज की वजह से ही हो रहा था। एंथ्रोपोलॉजी में भी दो चीज़ों की दो अलग तरह से स्टडी हुई। लिंग्विस्ट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेजेस पर्टिकुलरली रिटन वंस
आर कंस्ट्रक्टेड एंड स्ट्रक्चर्ड। तो जो लिंग्विस्ट थे वो किन चीज़ों की स्टडी करते थे कि जो लैंग्वेजेस, स्पेशली जो रिटन लैंग्वेजेस हैं, वो कैसे कंस्ट्रक्टेड हैं और कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं, कैसे वो बनाई गई हैं। और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते थे वो स्टडी करते थे अनरिटन एज वेल एज रिटन लैंग्वेजेस, यानी कि वो दोनों लैंग्वेजेस की स्टडी करते थे। वो हर एरिया में जाते थे और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती थी उसकी स्टडी भी किया करते थे। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी द लिंक बिटवीन लैंग्वेज टू हाउ वी सी द वर्ल्ड and how we relate to each other. Language and communication are the keys to how we make society and culture. It is the fundamental mechanism through which culture and social life are created. तो जो linguistic anthropologist थे वो क्या करते थे, लिंक ढूंढते थे, वो एक लिंक बनाते थे या पता करते थे कि कैसे लैंग्वेज के थ्रू ये जो वर्ल्ड है ये क्रिएट हो रहा है, कैसे लोग एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं थ्रू लैंग्वेज, वो एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं अब बोल चाल के, भाषा से, है ना, बात करके कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आर द कीज़ टू हाउ वी मेक सोसाइटी एंड कल्चर। और इन्होंने क्या कहा कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ही की है जिसकी वजह से सोसाइटी हमारी मेंटेन हो रही है, कल्चर हमारा मेंटेन हो रहा है, क्योंकि अपने बिहेवियर को, अपने बिलीव्स को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर करना या किसी पर्सन को बताना, अपने व्यूज़ रखना, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। हम किसी से कम्युनिकेट होकर उसको कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से, अपनी भावनाएं उसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो इनका कहना था कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो है आर द कीज़ टू हाउ वी मेक सोसाइटी एंड कल्चर। इट इज़ द फंडामेंटल मैकेनिज्म थ्रू विच कल्चर एंड सोशल लाइफ आर क्रिएटेड। ये क्या कहा गया कि ये फंडामेंटल मैकेनिज्म है, यही चीज़ है मेनली जिसकी वजह से सोशल लाइफ और कल्चर बने हुए हैं और हम उन पर अमल कर रहे हैं और हम उनको मानते हुए चले आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये 4 ब्रांचेस थी एंथ्रोपोलॉजी की। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी लिंक्स होंगे, PDF फाइल्स होंगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। शॉर्ट नोट्स या फिर टेबुलर फॉर्म में सारी चीज़ें, शॉर्ट नोट्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और PDF के लिंक्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सोशल मीडिया लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत पता चलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।